वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करें बेटा स्टार्ट। बच्चों, कंपनी में मैं आप लोगों को बता रहा था लास्ट लेक्चर में कंपनी एक्ट का सेक्शन 128 डिस्कस कर रहे थे बेटा, और 128 था बच्चों मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चा। इस सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान की हर कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखनी पड़ेगी। जो आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बता के रखा है वही बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर मैनर में बनाएंगे, सही होनी चाहिए और पब्लिक को समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पर ही बनाएंगे। कोई बंदा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पे ना बनाए। इंडिया की हर कंपनी को एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कोई भी ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, वो प्रिस्क्राइब्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए एज पर कंपनी एक्ट। रेपुटेटेड कंपनी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बराबर बेटा, वो प्रिस्क्राइब्ड है। नाउ कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको कितने साल तक अपने पास मेंटेन करना है? अच्छा, किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट शिफ्ट कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से शिफ्ट नहीं कर सकते बच्चों। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा बेटा, प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। उसमें बताना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, किस पर्पस से शिफ्ट कर रहे हैं और कितने दिन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। ये सब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल की परमिशन के बाद ही आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट शिफ्ट कर सकते बेटा। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर बच्चा लोग? अब मैं बात करने जा रहा हूं एक अंतिम सेक्शन, सुनना बेटा। सेक्शन 129 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना। ऑनलाइन वाले बच्चों, राशि एक्रूअल, ओके बेटा, मैं एक्रूअल को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। राशि, हाँ बच्चा सुनना बेटा, पहले इस पॉइंट को ले ले बेटा, फिर आते हैं बच्चों। इंडिया की हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने हैं। यह बात कौन सा सेक्शन बोलता है? यह बात बोलता है सेक्शन 129। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करेंगे तो वो करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। किसको फॉलो करेंगे बच्चा लोग? आप जानते बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? भव्य, भव्य, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? नहीं, आप तो नहीं बनाते हो, हमारे को पता है कौन बनाता है बेटा। हमारा इंस्टीट्यूट, बराबर बच्चों। ये सिर्फ एग्जाम लेने का काम नहीं करता बेटा, एग्जाम लेने का काम तो एक डिपार्टमेंट करता है बच्चों। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश करता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के इंडिया में अप्लाई करता है ताकि हिंदुस्तान की कंपनियां भी मनमाने तरीके से अकाउंटिंग नहीं करें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करें। तभी तो बताओ इंडिया की कंपनी पे फॉरेन के लोग भरोसा करेंगे और इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे यार। अब समझो ना बेटा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बेचारे नरेंद्र मोदी जी मान लो अमेरिका गए या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहां जो इंडियन है उन लोगों से मिलते हैं, इस तरह की सभाएं करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि यार आप लोग यहां बहुत मेहनत करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो और आप अपनी सेविंग्स को इंडिया की कंपनी के शेयर्स में डालो। वो उठा के क्वेश्चन कर देते हैं कि साहब अमेरिका की कंपनी के शेयर हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पे काम करते हैं और इंडिया की कंपनी के अकाउंटिंग पे भरोसा ही नहीं कर सकते। उसने जितना प्रॉफिट दिखाया वास्तव में उतना प्रॉफिट है भी कि नहीं है। और तो भैया इंडिया की कंपनी के P&L बैलेंस शीट भरोसे लायक बनाने की जिम्मेदारी यार ICAI के पास है ना। इसीलिए तो CA इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को समझती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश करती है और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बनाए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 129 में बोल दिया कि हिंदुस्तान की सारी कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ICAI के द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए अपने P&L बैलेंस शीट बनाने। एक एकांकी व्यापारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है,
एक पार्टनरशिप फर्म नहीं करती है, लेकिन कंपनी करेगी। बराबर बेटा? अच्छा बच्चों, अब कंपनी के P&L बैलेंस शीट कैसे बनेंगे, सुनना जरा ध्यान से। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 129 ये बात करता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा। तो शायद आपने सुना होगा कंपनी एक्ट में शेड्यूल है बेटा, शेड्यूल 3 सुना है बच्चा लोग? पुराने एक्ट में था बेटा शेड्यूल नंबर 6, लेकिन नए एक्ट में शेड्यूल नंबर 3, और शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बच्चा। उसी फॉर्मेट में कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, और आप सीए लोगों को यही तो चेक करना है, फॉर्मेट क्यों नहीं बदल सकते। अरे भैया, कंपनी के अंदर पैसा पब्लिक का लगा है, वो पब्लिक बैठेगी 4 कंपनी के P&L बैलेंस शीट लेके और जज करेगी मेरे को कौन सी कंपनी के शेयर बेचना, किसमें लगाना है पैसा। इसे फॉर्मेट चेंज नहीं करोगे आप। फॉर्मेट कहां दिया है, शेड्यूल 3 पार्ट 1। अच्छा, शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। जो पुराना एक्ट था ना बच्चों 2013 के पहले का, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट नहीं दिया था बेटा, लेकिन अब फॉर्मेट दे दिया है, तो आपको उसी फॉर्मेट में P&L भी तैयार करना है। अच्छा, अब एक बात मैं बार बार बोलूंगा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल करते हैं। तो सुनो जी बच्चा लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम शामिल करते हैं कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अकॉर्डिंग 5 चीजें। नोट कर लेना हाँ बच्चा, जरा ये 5 पॉइंट नोट कर लेना बच्चा लोग, हाँ, क्योंकि पूछे यार एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने पॉइंट शामिल करेंगे बच्चों हम, 5 पॉइंट। सबसे पहले बैलेंस शीट, सबसे पहले बेटा राशि, नोट करो बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चों, बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा बेटा। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बच्चों। बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। लेकिन बच्चों जो एनपीओ होते हैं ना, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब वो तो प्रॉफिट कमाना उनका उद्देश्य नहीं यार, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी बनाएंगे यार, क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते बच्चा लोग, वो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ बेटा, पहले बताओ, आप तेजी से नोट करते हो इसलिए मैंने हटा ही दिया, सब हटा देता हूं यार। बोलो, क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले बैलेंस शीट, बराबर बेटा। अच्छा, बैलेंस शीट लिखते हो तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है बेटा। अच्छा, बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हो, एज ऑन लिखते हो, लेकिन बेटा कंपनी एक्ट ने बोला एज ऑन नहीं, अब लिखा जाता एज एट। कंपनी की जब बैलेंस शीट बनूंगा एज ऑन के बजाय मैं एज एट लिखवाऊंगा। उसके पीछे रीजन है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है ना बच्चों, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बनती। आपने लिखा 31 मार्च ना, तो 31 मार्च में तो 24 घंटे ना यार। मान लो 31 मार्च शाम की 5:30, तो आपने 31 मार्च की इवनिंग 5:30 की बैलेंस शीट है। और बच्चा अगर आपने लिखा है 31 मार्च 2025, उसके आगे समय मेंशन नहीं करा, तो हम क्या मानते पता है, 31 मार्च के दिन रात की 11:59 की बैलेंस शीट है। क्योंकि आज का जमाना बदल गया बच्चा। आज अगर 31 मार्च के दिन शाम की 5:30 बजे भी बैलेंस शीट बना ली आपने और आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, सोचो 31 मार्च का दिन 5:30 बजे बैलेंस शीट टैली हो गई, आपने शटर लगा दी, दुकान बंद कर ली, अब आप खुश, कंपनी है, बैलेंस शीट टैलीड है, अब मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा, अब अगले फाइनेंशियल ईयर में करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है आज की तारीख में ट्रांजेक्शन आपके बस में ही नहीं रहे। आप बैलेंस शीट टैली करके 5:30 बजे बाद घर पे भी चले गए ना, हो सकता है 6:30 बजे किसी डेटर ने आपके खाते में पैसा डाल दिया।
पॉसिबल है ना, संभव है ना बेटा। या बैंक ने 31 मार्च के दिन रात की 10 बजे आपके खाते में एफडी का ब्याज आपके खाते में क्रेडिट कर दिया, या पे कोई बैंक चार्जेस की एंट्री डाल दी। तो आज का जमाना बदल गया ना बेटा। इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर हम लिख रहे हैं 31 मार्च, तो ये मान के चलते कि 31 मार्च के दिन 11:59 की बैलेंस शीट है। इसलिए एज ऑन के बजाय शब्द क्या लिखेंगे बच्चा लोग? एज एट। कंपनी की बैलेंस शीट में तो बेटा। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। इसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब ये अपने आप में पीरियड स्टेटमेंट है, पूरे ईयर के ट्रांजेक्शन अपने अंदर शामिल करता है। फॉर द ईयर या फॉर द हाफ ईयर, फॉर द क्वार्टर, फॉर द मंथ। मंथ मतलब मंथ का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, क्वार्टर मतलब क्वार्टर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये एक पीरियड स्टेटमेंट है, इसलिए फॉर द ईयर लिख देते हो। लेकिन जब मैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, क्योंकि उनका पर्पस ही नहीं प्रॉफिट कमाना। तो वो क्या बनाते बच्चा लोग? वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीसरे नंबर पे, नहीं मैंने हटा दिया उसको क्योंकि आपने लिख लिया था, मैं चेंज कर देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुनना बच्चों, ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आएंगे बेटा। हाँ, ये सब थ्योरी के पार्ट के तौर पे हैं। सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए, इसके लिए हमारी इंस्टीट्यूट, जानते हो बेटा हमारी इंस्टीट्यूट कौन? आईसीएआई। भव्य आपकी इंस्टीट्यूट ने, अभी 12वीं पास करो आप। हाँ। हमारी इंस्टीट्यूट ने AS3 बनाया है, और AS3 में क्या बनाया है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये मैं बताऊंगा कैश फ्लो कैसे, सुनना जरा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें प्रॉफिट दिख रहा है 50 करोड़। बोर्ड पे देखना बच्चा लोग। हाँ, प्रॉफिट कितना दिख रहा है बेटा? और जब हम सारी शेयर होल्डर, मैं कंपनी के हिसाब से बात करूंगा, सारी शेयर होल्डर को बिठा रखा है, और सारी शेयर होल्डर के बीच में बोलते हैं इस साल हमने बहुत अच्छा काम किया साहब, इस साल हमने 50 करोड़ के प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिटेबिलिटी डबल है। शेयर होल्डर बोलता है डिविडेंड बांटो, डिविडेंड बांटो। तो 50 करोड़ का डिविडेंड बांटने के लिए जब हम कैश बॉक्स देखते हैं, तो आप देखेंगे कैश बॉक्स में 50 करोड़ मिलने चाहिए, कैश बॉक्स या बैंक में 50 करोड़ नहीं मिलते हैं यार। यानी जितना प्रॉफिट है उतना आपके पास कैश बॉक्स में या बैंक में वो पॉसिबल नहीं है। कारण क्या होता है? प्रॉफिट तो आपका ऐसे भी दिख जाता है, जैसे आपने किसी को उधार माल बेचा तो बोलो सेल की एंट्री कर लेते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसका प्रॉफिट आ गया, लेकिन वो प्रॉफिट आपके हाथ में कैश नहीं है, क्यों? जो माल बेचा वो बैलेंस शीट में देखो डेटर के रूप में दिख रहा है। अब समझो मेरी बात। तो हमारे सामने दिक्कत ये आती, शेयर होल्डर के अंदर ऐसे भी लोग बैठे हैं जो नॉन अकाउंटिंग फील्ड के हैं। वो बोलते हैं आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, 50 करोड़ के प्रॉफिट कमाए तो डिविडेंड बांटो ना। तो कई बार हम उनको समझाते हैं कि हमारे पास कैश इतना नहीं है साहब। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट तो ऐसा भी दिखता है, हमने 10 करोड़ का माल बेचा, इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल लिख दिया, जीपी बढ़ गया, एनपी बढ़ गया, प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो जो सेल करा था वो कैश में नहीं आया, वो बैलेंस शीट में डेटर के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसलिए हम एक अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि मेरे बिजनेस में कैश का आवन, कैश का जामन कैसे हुआ। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाना जरूरी है, लेकिन 3 कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा है बच्चा लोग। 3 कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। नंबर 1 पर्सन कंपनी, 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट यानी इनको छोड़कर। दूसरा, स्मॉल कंपनी। जानते बच्चा लोग स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर, ये ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होगी, इसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। तीसरा, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी इसको बोलते हैं निष्क्रिय,
निष्क्रिय कैसे बेटा? कई बार कुछ कंपनी होती तो है बच्चों एग्जिस्टेंस में, उसका समापन नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटी अभी हम नहीं कर रहे हैं। समझे बेटा? कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही साहब, तो उसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। जैसे जैसे आप लोग करते हो ना यार, आपने बैंक में अकाउंट खोल लिया, अब एक अकाउंट आपका स्कूल के पास था, अब वो अकाउंट नहीं चला पा रहे हैं, तो थोड़े समय बाद बैंक बोल दी थी आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया यार। अब बोलोगे मेरे तो 5,000 रुपए जमा थे, और कई बार तो आप जाते ही नहीं हो कि यार मेरा अकाउंट डोरमेंट हो गया, डोरमेंट हो गया तो भूल जाओ 5,000। याद करो, टेलीविजन पे आरबीआई एड चलाता है, कोई अकाउंट आपका डोरमेंट भी हो गया ना, वहां जाके आपके केवाईसी अपडेट करो, कोई बैंक आपका पैसा नहीं खा सकती, 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट को एक्टिव करेगी। बहुत से बच्चे, बहुत से लोग इसे अकाउंट डोरमेंट छोड़ के भूल जाते हैं। आरबीआई एडवर्टीजमेंट देता है टेलीविजन के माध्यम से कि बैंक आपका पैसा नहीं खाएगी, तो ये डोरमेंट अकाउंट वैसी डोरमेंट कंपनी हो जाती बेटा। कई बार कंपनी है लेकिन उसके अंदर एक्टिविटी नहीं चल रही, तो हम उसको डोरमेंट कंपनी बोल देते हैं। बराबर बच्चा लोग? चलो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से एस में बनता है? एस 3। शाबाश। कैश फ्लो स्टेटमेंट किन कंपनी को बनाना जरूरी नहीं है? 3। सबसे पहले 1% कंपनी, दूसरे नंबर पे स्मॉल कंपनी, तीसरे नंबर पे डोरमेंट कंपनी। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। चलो, चौथे नंबर पे स्टेटमेंट फॉर चेंज इन इक्विटी। ये भी आपके काम का नहीं है, ये सीए फाइनल में आएगा, बस शॉर्ट में इसका हिंट दे देता हूं मैं। क्रिश एस 3 का मतलब बेटा, एएस क्रिश, एएस का मतलब होता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिश, और एएस 3 ये हमारी जो सीए इंस्टीट्यूट है, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं बच्चों, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिंदुस्तान की सभी कंपनियों को फॉलो करना कंपलसरी है। और ये कंपलसरी इंस्टीट्यूट ने नहीं करा, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती, कंपलसरी किसने करा? सरकार ने। कहां पे करा? कंपनी एक्ट के सेक्शन 129 में हिंदुस्तान की सारी कंपनियों को बोल दिया कि आईसीएआई ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको फॉलो करना है आपको। और एक सीए के तौर पे जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल होते हैं ना, ये बच्चे जो आर्टिकल होते हैं हमारी ओर से ऑडिट करने जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, तो हम इनको चेकलिस्ट देते हैं कि देख बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में 4 क्वेश्चन चेक करना, एस 12 में 5 क्वेश्चन, क्योंकि हम सीए लोग जानते हैं कि सब बच्चों को पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इतना डेप्थ नॉलेज नहीं हुआ तो ये हमारा नाम खराब करेगा यार। तो बड़ी बड़ी प्रोफेशनल फॉर्म में इसलिए बोलता हूं कि आर्टिकलशिप अच्छी जगह करना, रेपुटेटेड जगह करना। जब अच्छी जगह आर्टिकलशिप करोगे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बड़ी फॉर्म में जाओगे, आप भले ही इंटरमीडिएट क्लियर करके आए हो, लेकिन फिर भी मेरे को भरोसा नहीं, मैं सीए हूं, क्योंकि सिग्नेचर मेरे होने। आप तो ट्रेनिंग लेके चलते बनोगे, तो मैं सीए हूं ना, तो मैं तो चेकलिस्ट बना लेता हूं, और चेकलिस्ट बच्चे के हाथ में थमा देता हूं कि भाई तू कुछ मत कर, ऑडिट करने जाए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन पूछना, बताओ भैया स्टॉक के वैल्यूएशन की पॉलिसी क्या, वो बोलेगा फीफो, पिछले साल क्या थी लीफो, चेंज करा, चेंज का कारण बताओ। कैश वेरिफिकेशन लाओ, चलो आपका कैश बॉक्स लाके दो, कैश बॉक्स में नोट गिनो, और कैश बुक बताओ उसमें कैश इन हैंड कितना लिखा है, उसमें और बॉक्स में डिफरेंस है, इसमें नोट डालूंगा मैं। स्टॉक, स्टॉक कितना दिखा रहा हो? 20 लाख का स्टॉक, चलो मैं खड़ा हूं, चलो हमारे सामने स्टॉक गिनाओ, ये माल, ये इतनी बोरियां, रो कॉलम गिन के इतनी बोरियां होगी इतना। स्टॉक को चेक करा, स्टॉक में बड़ा डिफरेंस आया, डाल दो कि देयर इज सब्सटेंशियल डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्टॉक। तो चेकलिस्ट बना के आर्टिकल के हाथ में पकड़ा देते हैं। भले इंटर पास कर लिया आपने, बट मेरी सीए फर्म है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे यहां से जो ऑडिट हो वो क्वालिटी ऑडिट हो। तो इसको बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बड़ी फर्म बच्चों इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की चेकलिस्ट बना लेती है। हाँ बेटा, चेंज इन इक्विटी, अभी बेटा ये बनाओगे कहां पर आप? सीए इंटर में। बस सुन लो अभी ध्यान से बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट बना के देना पड़ता है कि सब ओपनिंग डेट के दिन आपके कितने नंबर ऑफ शेयर थे, है ना? कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने थे?
और शेयर कैसे बढ़े? कैसे बड़े होंगे? कंपनी कई बार बोनस शेयर इशू कर देती है, कंपनी मार्केट में और शेयर इशू कर देती है। और शेयर कम कितने वो भी बताओ। जैसे शेयर फॉरफीचर कर लिए, जैसे शेयर बायबैक कर लिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो गया, तब जाके क्लोजिंग डेट को इतने नंबर ऑफ शेयर हैं। बराबर बच्चा लोग? तो इस तरह से एक स्टेटमेंट बनाते हैं। अभी तो बस बच्चा लोग आप नाम याद रख लो, इसको क्या नाम देते बेटा हम? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ओके बेटा। पांचवा पॉइंट, नोट्स टू अकाउंट। मैं सब चीजें याद करा के दूंगा बेटा, हाँ, बार बार बोल बोल के, क्योंकि ये सब थ्योरी आप याद करोगे नहीं, भूल जाओगे। और एक बार दिमाग में रच बस गया ना, तो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। आज आपके लिए थ्योरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिस है। नोट्स टू अकाउंट। सुनो बच्चों, आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में लिख देते हो शेयर कैपिटल, लेकिन उसके आगे लिख देते हो नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 नीचे बना के हम उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि साहब ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना, इश्यूड शेयर कैपिटल कितना, सब्सक्राइब्ड कितना, कॉल्ड अप कितना, कॉल्सिनरी कितना, इसमें से कितने शेयर हमने अदर देन कैश इशू किए हैं, इसमें प्रमोटर लोगों के पास कितने शेयर हैं, किसी कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे। वो सब बातें हम फुटनोट में डालते हैं। इसी आपने पीएनएल में ऊपर डेप्रिसिएशन लिख रखा है, लेकिन मान लो डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज की, तो नीचे फुटनोट में डालना पड़ेगा कि साहब पिछले साल डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाते थे, इस साल डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से लगाया, डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज की, और मेथड चेंज करने के कारण डेप्रिसिएशन का फिगर इतने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, असेट का फिगर इतने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ये सब आपको सीए के तौर पर नोट्स चेक करने हैं, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ पीएनएल बैलेंस शीट बनाना नहीं है, पब्लिक को समझ में आना चाहिए। इसलिए हम नोट्स टू अकाउंट देते हैं, डिटेल नोट्स टू अकाउंट। चलो छोड़ो सारी बातें, मेरे को बताओ, यहां से मैं वापस से पूछ रहा हूं, बोलो आज जो मैंने पढ़ाया वो चाहिए मेरे को। बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन बोलो। सेक्शन 120 खत्म। चलो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग इंडिया की हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रेजेंट करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है कि नहीं? यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना तो कौन है, लेकिन उसको फॉलो करना कंपलसरी है। ये भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में डाल दिया, और एक्ट में डाल दिया तो सारी कंपनी को मानना पड़ेगा। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? चलो अब आ जाओ, पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फॉर्मेट फिक्स है। शेड्यूल बोलो, शेड्यूल कौन सा? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का पार्ट, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट। शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में पीएनएल का। इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, चेंज नहीं, चेंज नहीं। अच्छा, अब जब जब भी मैं कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? मतलब रुको, जैसे आपकी कॉलेज की या स्कूल की एनुअल बुक आती कि नहीं बच्चा लोग आपके पास, ऐसे कंपनियां भी अपने शेयर होल्डर को एनुअल बुक भेजती है। उस एनुअल बुक के अंदर ही 5 चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या पार्ट हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें चाहिए। बोलो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे एज एट लिखना, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, समय के एक बिंदु पर हमारी स्थिति बताता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन एनपी हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीसरे नंबर पे कैश फ्लो। कैश फ्लो क्यों? क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना मेरे बॉक्स में होगा जरूरी नहीं, तो भैया कैश का आवन जावन क्या हो पता लगना चाहिए ना, बराबर? और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एस बोलो, एस 3। अच्छा, कुछ कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी कंपनी? 1% कंपनी, देन स्मॉल कंपनी, देन डॉर्मेंट, इनको जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद आ जाओ,
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यह भी काम नहीं आएगा बच्चा, बस जानकारी के लिए हमने बोल दिया, इसके नाम से क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मतलब इसमें हम बताते हैं रिकंसिलेशन कि ओपनिंग डेट को कितनी इक्विटी थी, ड्यूरिंग द ईयर में और कितने शेयर इशू किए, ड्यूरिंग द ईयर में कितने शेयर कैंसिल हुए, कितने री इशू किए, कितने फॉरफिट किए, क्लोजिंग डेट को इक्विटी कितनी। एक स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ओपनिंग डेट की इक्विटी, क्लोजिंग डेट की इक्विटी, ड्यूरिंग द ईयर का मूवमेंट। बराबर। चलो नोट्स टू अकाउंट, ये जो ऊपर फिगर हम दे देते हैं P&L बैलेंस शीट में, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कहां दे देंगे, नोट्स टू अकाउंट। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर। अच्छा बस अब बताओ मेरे को, क्या हिंदुस्तान की, सुनना बेटा, हाँ, क्या हिंदुस्तान की हर कंपनी को शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर P&L बैलेंस शीट है उसको फॉलो करना कंपलसरी है या नहीं है? रुक जाओ, सुनना, ये 4 पॉइंट में ऐसे बता रहा हूं जिनको P&L बैलेंस शीट बनाने में शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्मेट को अपनाने की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन है, यानी कि छूट है। और क्यों छूट है पहले सुन लो, जरा पहले सुन लो, तो आप ऐसे मत, मेरी बात मानो, सुनो। सबसे पहले बताओ मैंने क्या लिखा, अब रुको यार। सी एंटर में आप पढ़ोगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग जितनी भी है उन लोगों को अपना P&L बैलेंस शीट कैसे बनाना चाहिए उसका फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अलग से दिया है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, कंपनी एक्ट P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा, तो हम कौन सा फॉलो करें? तो हम बोलेंगे रुको, बैंकिंग कंपनी के लिए अलग से फॉर्मेट बना तो उसी को मानेंगे हम, ये नॉर्मल फॉर्मेट को नहीं लेंगे। पक्का? तो बोलो, जितनी भी बैंकिंग कंपनियां हैं वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्मेट को फॉलो, क्योंकि उनके एक्ट में उनका सेपरेट फॉर्मेट है। चलो इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का भी सेपरेट फॉर्मेट है P&L बैलेंस शीट का। आपको उसी फॉर्मेट में बात करनी है जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन में सेपरेट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड किया है। क्या फॉर्मेट है? वो सब इंटर और फाइनल का सब्जेक्ट है। अभी तो आप इतना याद रखो बच्चा लोग कि इनको इस फॉर्मेट को फॉलो करने की जरूरत नहीं, सेपरेट फॉर्मेट है इनका। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने वाली बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए भी सेपरेट एक्ट है और सेपरेट उनका P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसे उन कंपनियों को भी इस फॉर्मेट को फॉलो करने की जरूरत नहीं। तीसरा, अदर नोटिफाइड कंपनी, कोई और कंपनी जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। अभी तक तो सरकार ने इस लिस्ट में कितने पॉइंट डाले? 3 ही डाले, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। सरकार को आगे चल के लगा कि यार इन अन्य कंपनियों को भी इतने डिटेल फॉर्मेट की जरूरत नहीं जो कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 में है, सिंपल फॉर्मेट से काम चल जाएगा। तो सरकार के हाथ में अभी भी पावर है, अभी उसने 3 लोगों को मुक्त करा है, और भी लिस्ट इसमें डाल सकती है कि साहब इन लोगों को भी शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 को फॉलो करने की जरूरत नहीं। चलो फटाफट बता दो मेरे को, अब यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, क्लियरिटी चाहिए मेरे को। बोलो किन किन को शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 को फॉलो करने की जरूरत नहीं? 4 पॉइंट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड अदर नोटिफाई कंपनी। नोटिफाई कौन करेगा? भव्य करेगा। भव्य करेगा, भव्य 12th पास करो, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इस एक्ट के अंदर करेगी, इस एक्ट के माध्यम से करेगी कि भैया ठीक है इतने डिटेल फॉर्मेट की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चा? चलिए बच्चों, यहां बेटा मैंने यूनिट नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। अब मेरे को बताओ, अच्छा अब यूनिट नंबर 1 में बचा क्या बच्चों पता है? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट
और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। और पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते बेटा। क्यों डिस्कस नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि पीएनएल बैलेंस शीट के फॉर्मेट के पहले मेरे को ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और भी कई सारी टेक्निकल बातें हैं जो समझाना पड़ेगी। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उन टेक्निकल बातों को, उनको बातों को हम लेने के बाद ही, मतलब आखिरी में लेंगे पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और पीएनएल बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बेक 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 नहीं करना। अन्याय, इट्स अन्याय, इट्स नॉट न्याय, इट्स नॉट न्याय। अकाउंट ये अन्याय नहीं सहेगा। हाँ, और लंच में कर लूंगा बेटा। हाँ, बुरी गलत बात बेटा। हाँ, चलो चमका दो बेटा बस। हाँ, यस, समझो बेटा, समझो। पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट आगे आएगा बेटा, अभी इस स्टेज पे नहीं कि पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम डिस्कस करें। लेकिन बोलो यूनिट नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर? कोई भी थ्योरी पूछ सकता हूं। देखो मैं मजाक नहीं करता हूं, आपको क्लियर बोलता हूं। मजाक नहीं करा बेटा मैंने कभी। पक्का? यूनिट 1 परफेक्ट बच्चा लोग? ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करें यूनिट नंबर 2। क्या बेटा? अभी आपको नोट्स नहीं मिले? ऐसा क्या? ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूं। हाँ, अरेंज कर लेता हूं। चलिए बच्चों, लिखिए बेटा कॉपी में यूनिट नंबर 2। लिखिए तो सही, स्टार्ट तो करिए। अरे स्टार्ट तो करो बच्चों। थोड़ा बहुत तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं खाना कैसे खाऊंगा बेटा। हाँ, याद करके आए हैं। यूनिट नंबर 2, इशू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। इशू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। अब बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कैटेगरी अगर मैं बोलूं तो बी कैटेगरी का चैप्टर है। देखो मैं 3 कैटेगरी बताऊंगा बेटा, ए बी सी। ए कैटेगरी जिसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम, और ज्यादातर चैप्टर बेटा इंटर से उठा के आपके सिलेबस में अब डाल दिए। और इंटर के से उठा के जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में डाले सब भारी चैप्टर है। वो सारे चैप्टर जो है मैं आप लोगों को लेने वाला हूँ। जैसे कंपनी अकाउंट में 3 बड़े चैप्टर डाले, वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। डिसोल्यूशन मेरे को मैं पढ़ाऊंगा। सिंगल एंट्री आया इंटर से। तो जितने भारी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर, अब उन चैप्टरों को मैं जैसे क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। सुनना ध्यान से, ए बी सी 3 कैटेगरी। अब ए कैटेगरी मतलब चैप्टर अच्छा लेवल का है, बी कैटेगरी एवरेज है, सी कैटेगरी ठीक है। बट मेरी एक रिक्वेस्ट बेटा, सी कैटेगरी का भी चैप्टर है ना, तो पहली स्टडी करते समय, क्लास में स्टडी करते समय उसको डेप्थ में ही पढ़ना है। क्योंकि आपका जो पाला पढ़ा है ना बेटा, वो आईसीएआई से पढ़ा है। और वो ऐसी इंस्टीट्यूट है ना बच्चों कि वो सी कैटेगरी के चैप्टर को कब ए कैटेगरी का बना के पूछ ले, कोई भरोसा नहीं। आप सोचते हो ना, अपन कॉमर्स के सब कॉमर्स के स्टूडेंट है बेटा, कोई नॉन कॉमर्स है? भवी को छोड़ दो, ठीक है, सब कॉमर्स स्टूडेंट है। अपन बोलो डेप्रिसिएशन को इजी मानते हैं ना बच्चा। अब यार ये इंस्टीट्यूट ऐसी है, कभी कभी डेप्रिसिएशन का ऐसा क्वेश्चन दिया कि बच्चा बोलता, बोले यार मैं इससे तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन इजी कर लेता। इसलिए देखो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका पेपर 120 नंबर का होता ना बेटा, कई बच्चे सोच के चलते 120 नंबर के पेपर में अपने को 100 नंबर का ही करना है। तो अपन एक काम करो, ये पार्ट पूरा छोड़ दो या वो पार्ट पूरा छोड़ दो। ऐसा नहीं करना यार। वो अपन पेपर देख के डिसीजन लेंगे। एग्जाम में 15 मिनट पहले पेपर आपको मिल जाता है, समय पे पूछना है, 15 मिनट पहले माइंड मेकअप करना है। मैं तो बोलता हूं कि आप पेपर ऐसे खोल के, कई बच्चे देख भी लेते हैं तो ट्रू फॉल्स में मन भी बना लेते हैं, ये ट्रू फॉल्स जो जो ट्रू है डॉट से, मतलब मैं ऐसा मतलब करना नहीं, ठीक है बता रहा हूं, ताकि अपने को ध्यान रहे कि यार ये ट्रू ये फॉल्स बराबर बेटा। पेपर में मन बना लिया, पेपर पे कुछ लिख नहीं सकते हो आप, है ना बेटा। ये बच्चा पेपर में लिख के आ गया था तो उनको कॉपी सहित घर रवाना कर दिया, बराबर। अच्छा, वही माइंड मेकअप कर लिया कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन को करना है। कभी कभी इजी चैप्टर को टफ बनाते तो टफ चैप्टर इजी हो जाता है। इसे पढ़ना है सब बेटा, है ना।
तो बी कैटेगरी का चैप्टर है। यहां से रिपीटेटिवली क्वेश्चन 12 नंबर के आसपास का, 10 से 12 नंबर का ऑन एन एवरेज आता रहा है। अब भले ही आपने ये चैप्टर 11 12 में पढ़ा होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जहां पर कि अच्छे से अच्छे बहादुर से बहादुर बाहुबली योद्धाओं को थोड़ा सा सोचने के लिए हम मजबूर करते हैं, क्योंकि पाला हम तो आपके लिए माध्यम है, हम तो आपके साथी हैं यार, है ना। चलो बेटा ठीक है, चलो फिर इसको कल से स्टार्ट करते हैं। बच्चे खुश। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं, बाकी बात कल के लेक्चर में करते हैं। तब तक सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एनी डाउट डिफिकल्टी बेटा? किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार का डाउट डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या, दिक्कत? हाँ राशि, एक्रूअल बेसिस का क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूं। राशि सुनो बेटा, एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है एक्रूअल बेसिस में वो इनकम रिकॉर्ड करते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर में हमने कमा ली, जिसके लिए काम कर चुके, जिसके लिए सर्विसेज दे चुके, जिसके लिए सेवाएं दे चुके, उसको बेटा हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो हमने 1000 बच्चों को पढ़ा दिया, अब फीस बेटा 800 की आई, बट हमने चूंकि 1000 बच्चों को पढ़ा दिया ना राशि, तो 1000 बच्चों की फीस रिकॉर्ड करेंगे। अब हो सकता है इसमें से 800 बच्चों की फीस अभी नहीं आई, फिर भी हम 1000 बच्चों की फीस को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी एक सीए के तौर पर ऐसी हमने 1000 लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, तो मैंने काम 1000 लोगों के लिए कर दिया, तो 1000 लोगों की फीस मैंने कमा ली, अर्न हो गई, एक्रूड हो गई, अराइज हो गई, उस इनकम को मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। हो सकता है इसमें से 800 लोगों की फीस आई, 200 की बाकी है। ऐसी एक्सपेंसेस जब मैं एक्रूअल पे रिकॉर्ड करूंगा, तो जिन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मैं ले चुका हूं, जिनको उपयोग कर चुका हूं, सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ आउटस्टैंडिंग हो, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। बराबर बेटा? चलिए राशि क्लियर बच्चा। इसके अपोजिट राशि, कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, कैश बेसिस में से वो इनकम रिकॉर्ड करते हैं जो ड्यूरिंग ईयर में कैश में आ गई, और खर्चे वो रिकॉर्ड करते बेटा, खर्चे वो रिकॉर्ड करते बेटा जो कैश में हमने पे कर दिए, भले वो इस साल के हो या पिछले साल के। अमन, अमन गंगवानी, अमन गंगवानी, ठीक है बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, और फटाफट आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं बुक अरेंज करवाता हूं बच्चा लोग, है ना। ठीक है अमन, और कोई डाउट बेटा? अमन गंगवानी, AS3 रिवाइज्ड, हाँ बेटा रिवाइज्ड मतलब पहले इंस्टीट्यूट ने AS3 बनाया था, बाद में उसको रिवाइज करा दिया बेटा। ठीक है बच्चा लोग, ऑनलाइन टीम सेशन एंड करें। तरुण, ऑनलाइन वाले बच्चों को नोट्स आ जाएंगे ना बेटा? पक्का आ जाएंगे, आप लोगों तक पहुंचेंगे बेटा नोट्स? और किसी बच्चे के मन में कोई डाउट बेटा ऑनलाइन? राशि, अमन, दिव्या, शुभ, आयुषी, नित्या, परफेक्ट बेटा। चलो अब हम सेशन एंड करते बेटा। सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।